कर रहे हैं मनमानी। नमस्कार, मेरा गांव मेरा देश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, रैली और रोड शो पर पाबंदी को बढ़ा दिया गया है। 22 जनवरी तक पाबंदी को बढ़ाया गया है। आपको बताते चले, पहले 15 जनवरी तक रोक लगाई गई थी, लेकिन अब 22 जनवरी इसे कर दिया गया है। रैली और रोड शो पर जो पाबंदी लगाई गई थी उसे अब बढ़ा दिया गया है। पहले पाबंदी 15 जनवरी तक की थी, लेकिन अब इसे बढ़ा करके 22 जनवरी कर दिया गया है। कोरोना को लेकर के ये फैसला लिया गया है। जहां एक तरफ आप देख रहे हैं लगातार कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है, ऐसे में अब चुनाव आयोग का एक बड़ा फैसला सामने आ चुका है। रैली और रोड शो पर पाबंदियों को बढ़ा दिया गया है। 22 जनवरी तक पाबंदियों को बढ़ाया गया है। पहले 15 जनवरी तक रोक लगाई गई थी, लेकिन अब तिथि को बढ़ा करके 22 जनवरी कर दिया गया है। कोरोना के मद्देनजर ये बड़ा फैसला लिया गया है, जहां पर लगातार कोरोना के आंकड़ों में इजाफा होता चला जा रहा है। ऐसे में अब चुनाव आयोग का भी एक बड़ा फैसला सामने आ गया है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर रैली और रोड शो पर पाबंदियों को बढ़ा दिया गया है। 22 जनवरी तक बढ़ाई गई है पाबंदी। पहले 15 जनवरी तक रोक लगाई गई थी, लेकिन अब इस तिथि को बढ़ा करके 22 जनवरी कर दिया गया है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, सीएम ने कैप्टन साहिल वत्स को श्रद्धांजलि दी है। सीएम ने कैप्टन साहिल वत्स को दी श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर में शहीद हुए थे कैप्टन साहिल वत्स। रोहतक के डोब गांव के रहने वाले थे शहीद वत्स। सीएम ने कैप्टन साहिल वत्स को श्रद्धांजलि अर्पित की है। जम्मू कश्मीर में शहीद हुए थे कैप्टन साहिल वत्स। रोहतक के डोब गांव के रहने वाले थे शहीद वत्स। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर सीएम ने कैप्टन साहिल वत्स को श्रद्धांजलि दी है। जम्मू कश्मीर में शहीद हुए थे कैप्टन साहिल वत्स। रोहतक के डोब गांव के रहने वाले थे शहीद वत्स। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम ने ट्वीट करते हुए श्रद्धांजलि दी है। जम्मू कश्मीर में शहीद हुए थे कैप्टन साहिल वत्स। रोहतक के डोब गांव के रहने वाले थे शहीद वत्स। जहां पर आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने कैप्टन साहिल वत्स को श्रद्धांजलि दी है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कोरोना को मात दे दिया है। ट्वीट करके डिप्टी सीएम ने यह जानकारी दी है। लक्षण दिखने पर कोविड टेस्ट करवाया गया था, जिसके बाद टेस्ट में वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। लेकिन अब आपको बता दें चलें कि डिप्टी सीएम ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी है। डिप्टी सीएम ने कोरोना को मात दे दी है। ट्वीट करते हुए ये जानकारी दी है। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, आपके टीवी स्क्रीन पर ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं, जहां पर उन्होंने लिखा कि रिकवर्ड फुली फ्रॉम कोविड, नाउ बैक एट योर सर्विस। तो आपको बताते चले, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कोरोना को मात दे दिया है और ट्वीट करते हुए उन्होंने ये जानकारी दी है। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लक्षण दिखने पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने अपना कोरोना का टेस्ट करवाया था, जिसके बाद उनकी जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आ गई थी। लेकिन अब फिलहाल राहत की बात यह है कि उन्होंने कोरोना को मात दे दिया है और उन्होंने ट्वीट करते हुए ये जानकारी दी है। आपको बताते चले, उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि रिकवर्ड फुली फ्रॉम कोविड, नाउ बैक एट योर सर्विस। रुक करते हैं खबरों का। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा हिमाचल सीमा पर यमुनानगर के आधी बद्री क्षेत्र में बनने वाले बांध के स्थल का दौरा किया। उन्होंने यहां अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए। 21 जनवरी को हरियाणा और हिमाचल के मुख्यमंत्री यमुनानगर के आधी बद्री क्षेत्र में पहुंचेंगे, जहां वो हरियाणा हिमाचल सीमा पर बनने वाले बांध को लेकर के एमओयू पर साइन करेंगे। हरियाणा सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के डिप्टी चेयरमैन धूमन सिंह किरमिश ने बताया कि इस कार्यक्रम में दोनों प्रदेशों के मुख्य सचिव और दूसरे वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि यह मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसके बनने से सरस्वती नदी में जल बहाव लगातार रहेगा, वहीं बरसात के मौसम में ज्यादा पानी आने की दिक्कत भी नहीं होगी। उन्होंने ये भी बताया कि बांध का अधिकांश हिस्सा हिमाचल में बनेगा। इसके लिए उन्होंने हिमाचल सरकार का धन्यवाद किया है।
देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो है वो 21 तारीख को आदि बद्री में उनके आने का प्रोग्राम है, जिसमें उस दिन अपने माननीय मुख्यमंत्री साहब और हिमाचल के मुख्यमंत्री जी, उन दोनों के बीच MOU साइन होना है एक डैम बनने के लिए, जिससे जो है ये सरस्वती नदी जो अपने पौराणिक जो है रूप में जो फिर से बहेगी। तो उस प्रोजेक्ट के लिए 21 तारीख को MOU दोनों प्रदेशों के बीच साइन होने का भी प्रोग्राम। वो भी हमारे पूजनीय दर्शन लाल जी जैन का सपना साकार होने जा रहा है। मोरोपंत पिंगले जी ने जो कभी सपना देखा था और उसके बाद यहाँ पर बार बार हमारे बहुत से अधिकारीगण आए, सरकार के मुख्यमंत्री आए और केंद्र के मंत्री वहाँ पर आए, और जो अब तक ये कहते थे कि सरस्वती एक मिथ है, तो नासा से लिए गए चित्र और आधार पर अब ये साबित हो गया है कि सरस्वती यहीं से बहती थी, और आज ये सपना पूरा होने जा रहा है। और कोई 700 करोड़ रुपए से भी ज्यादा लागत का एक डैम वहाँ पर बनने जा रहा है। आदि बद्री का हमने यहाँ पर दौरा किया है। ये जो प्रोजेक्ट है माननीय मुख्यमंत्री जी का और हरियाणा सरकार का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। सरस्वती दोबारा से चले, सरस्वती इस क्षेत्र में दोबारा से बहे, इसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी की और हरियाणा सरकार की सरस्वती हेरिटेज बोर्ड की कवायद है कि सोम नदी के ऊपर जिस तरह से हम एक कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी दौरा किया, एक डैम बनाकर डैम से हम पानी इधर सरस्वती में डाइवर्ट करके और कुछ उससे आगे चल के एक बैराज बनाकर और एक रिजर्वायर बनाकर सरस्वती से दोबारा से पुनर्वाहित करने की ये योजना है। इसको लेकर आज हमने यहाँ दोबारा से फिर एक व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए, क्योंकि इसमें दोनों प्रदेशों के हिमाचल और हरियाणा के प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के बीच में 21 तारीख को एक MOU होने जा रहा है, जो बहुत बड़ी हरियाणा के लिए बात है। हरियाणा में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इसकी एक बड़ी वजह है वाहन चालकों की लापरवाही। रोडवेज बसों में भी सामाजिक दूरी का पालन नहीं किया जा रहा है, जहां सरकार की गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ऐसे ही तमाम सवालों को लेकर के हर खबर के चैनल हेड सुंदर सोलंकी ने परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा से खास बातचीत की है, दिखाते हैं आपको। हरियाणा प्रदेश के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। सर, स्वागत है आपका। पहला सवाल यही कि जिस तरह से रोडवेज की बात करें, खासकर क्योंकि कोरोना का टाइम है, बहुत सारी गाइडलाइंस दी जा रही हैं आपकी तरफ से, लेकिन अभी भी ऐसी स्थिति लग रही है कि रोडवेज में उन गाइडलाइंस के उनका पालन करने में बड़ी दिक्कत है, बड़ी चुनौती है। किस तरह से सामना कर रहे हैं उनका? जो 2 साल से हालात खराब थे, तीसरा साल और लग गया, और कोरोना के हालात जब सुधरते हैं रोड पे सबसे बड़ी मार पड़ती है, सुधरते हैं फिर खराब हो जाते हैं। और जो गाइडलाइन केंद्र प्रदेश की तरफ से हैं, भी कोरोना में 50% सवारी को बैठाना है, 2 गज की दूरी रखनी है, फेस मास्क है, और बिना फेस मास्क के कोई बस में बैठे नहीं, एक केंद्र प्रदेश की तरफ से गाइडलाइन है। पर मेरा ये कहना है कि आज के हालात में स्कूल बंद है, कोर्ट और तहसीलों में 50% है, वहाँ कोई जाते हैं, शादी फंक्शनों में लोग, बाजारों में लोग जाने डरते हैं, और बस में लोग बैठने से भी डरते हैं। आज तो मैं मान के चलता हूँ कि 40% सीटें भरती हैं, क्योंकि लोगों में भय है, भय का वातावरण है, और लोग बस में बैठने के लिए तैयार भी नहीं है। ये हालात पूरे प्रदेश में है। तो ऐसी स्थिति में कोरोना के नियम सरकार गंभीर है ही, और एक और बात सर, अभी आपने 400 से ज्यादा बसेस अपने बेड़े में शामिल करने जा रहे हैं, तो इनकी सुविधा हरियाणा के लोगों को कब तक मिल जाएगी? और बहुत लंबे समय से 4 साल से डिमांड थी नई बसों की, कि यूनियनों का आरोप प्रत्यारोप रहा था कि हरियाणा रोडवेज में बसें नहीं बढ़ रही तो प्राइवेटीकरण करने जा रहे हैं, इस तरह का आरोप लगते थे। और बहुत लंबे समय के बाद 809 बस बेड़े में शामिल की है, जिनकी चेसिस आ चुकी हैं। कुछ 31 मार्च तक नहीं, बाकी 31 मार्च के बाद हमें सारी बसें मिलेंगी।
और ये बस अपने आप में मॉडर्न बस होंगी, पैनिक बटन होगा, कैमरा होगा इसमें, और इसमें ई टिकटिंग के लिए भी एक शुरुआत इस बसों में होगी कि सवारी कोई परेशानी है, कोई जो पैनिक बटन होगा दबा सकता है, जानकारी थाने को 112 नंबर जो पुलिस का जो डायल नंबर है उसको जानकारी मिलेगी। तो इस तरह की अनेक सुविधाएं हमने प्रदेश की सरकार ने देने का काम करा है। पर ये बसें 2022 तक हम पूरी सभी जिलों को देने का काम करेंगे। ये बड़ी अच्छी बात है। हरियाणा प्रदेश के लोगों के लिए एक बड़ा तोहफा होगा। 800 से ज्यादा बसें और सभी मॉडर्न बसें ये जल्दी ही मंत्री जी की ये कहना है कि दावा है कि जल्दी ही हरियाणा के लोगों को मिलेगी। सर एक और बात, अभी हमने देखा आपका मंत्रालय क्योंकि खनन मंत्रालय भी है, डाडम को लेकर बहुत सारे सवाल इस तरह के सामने आए कि लोगों वहां जो काम करते हैं उनकी जान से खिलवाड़ होता है। इस तरह की स्थिति भविष्य में ना बने, उसमें भी अधिकारी लिए हैं और स्टेट के भी अधिकारी उसमें हैं। उसकी रिपोर्ट आने के बाद पता लगे क्या क्या कारण से हादसा हुआ, और दुखद है कि बहुत बड़ा हादसा हुआ। 5 लोगों की जान गई और 3 लोग घायल हुए उसमें, और पहाड़ भी बहुत ऊपर का हिस्सा टूट कर नीचे गिरा। ये भी मान सकते हैं कहीं कच्चा पहाड़ आ जाता है, कहीं मिट्टी दलक जाती है कहीं से, और इस सुबह के समय हादसा, जबकि ब्लास्टिंग तो शाम को होती है, पर ये सुबह के समय 10-11 करीब हादसा हुआ। और ये क्या है कि सब समय वक्त का पता नहीं लगता, प्रकृति का है। हम जा रहे हैं मनाली, रास्ते में स्लाइडिंग हो जाती है, बारिश के समय हो जाती है, पर ठीक है कि हर आदमी अपनी सेफ्टी बरतता है। बड़ा हादसा हुआ, और सबसे ज्यादा हमने जितनी माइनिंग इस तरह की, सब पे हम ध्यान रखते हैं कि कोई इस तरह का प्रदेश में हादसा ना हो। और जो रोड सेफ्टी के जो नियम, जो पहाड़ जो सेफ्टी के जो नियम है, उस पर सब काम करो। बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं आप, और जिस तरह से 5 राज्यों में चुनाव हैं, यूपी में तो ऐसी स्थिति है कि आपकी पार्टी को लोग मंत्री भी विधायक भी छोड़े जा रहे हैं, भगदड़ मच रही है। तो क्या स्थिति रहने वाली, क्या सोच रहे हैं आप? ये आपका सवाल है कि चुनाव 5 प्रदेशों में होने जा रहे हैं। ये आवागमन हमेशा रहा है, किसी को टिकट नहीं मिलना, किसी की टिकट कटना, किसी को अपने पे भरोसा ही नहीं है। नहीं, बीजेपी पे भरोसा नहीं है इसलिए नहीं, बीजेपी उन पे अपनी टिकट का भरोसा नहीं है। कई बार कहता मेरी टिकट नहीं कट जाए, हालांकि बीजेपी ने किसी कहा नहीं है आपकी टिकट कटनी है, कि लोगों में भगदड़ मच जाती, काम समय पे करे नहीं, विधानसभा में जाते नहीं है। विधानसभा में काम जब तक आदमी धरातल पे काम नहीं करेगा, लोगों के बीच से चुनाव नहीं कर। और मेरे साथी ऐसे हैं जिन साथियों को अब याद आती है चुनाव की, और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से पूर्ण बहुमत का अपने योगी जी के नेतृत्व में पूर्ण सरकार बनाएगी। क्या वजह मानते हैं आप, क्यों बीजेपी आप दोबारा? देखिए, जहां जंगल राज था, जहां इतना बड़ा जंगल राज, जहां आम आदमी शाम के 5 बजे, मेरे तो उत्तर प्रदेश लगा हुआ है, मैं तो यमुना किनारा है, हमारा तो रोटी बेटी का संबंध है उत्तर प्रदेश से। और उत्तर प्रदेश कोई घर ऐसा नहीं है जिसका उत्तर प्रदेश से संबंध नहीं है हमारा, 36 बिरादरी का। तो मेरा ये कहना है कि उत्तर प्रदेश का जंगल राज हमने देखा है। शाम को 5 बजे के बाद नहीं जा सकते, कारोबारी रुक नहीं सकते। नोएडा में जो नोएडा के अंदर जो औद्योगिक क्षेत्र था, योगी जी के आने के बाद जितना सपाया हुआ है, वहां तो चौथ मांगा करते थे, उद्योगपतियों से चौथ मांगते। आम आदमी कोई काम नहीं कर सकता था, कोई बिल्डिंग नहीं बना सकता, बिल्डिंग का सामान नहीं बेच सकता था, कोई मकान दुकान खाली जमीनों पर कब्जे हुआ। ये सब योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में, और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह का वातावरण जो तैयार हुआ है उत्तर प्रदेश में, और जो लोगों की इच्छा शक्ति पूरी नहीं हुई, जो इच्छा के राज से एक व्यापारिक कंपनी बनाना चाहते हैं, व्यापार करना, कंपनी बना के लूटना पड़े, वो लूट पूरी नहीं हो पाएगी। आम आदमी का जो मैं मानता हूं, आम आदमी कहीं जाइए, हाईवेज देखिए, आप धार्मिक सतल देखिए, भाईचारे की सद्भावना देखिए, कहीं चले, कोई दंगा नहीं उत्तर प्रदेश में। इससे बड़ा क्या हो सकता है? तो आप कहते हैं कि बीजेपी नहीं, मैं कहता हूं बीजेपी की उत्तर प्रदेश में सरकार। मैं ये नहीं कहता मैं बीजेपी का विधायक हूं, मंत्री हूं, मैं
कि उत्तर प्रदेश का आम आदमी 36% आत्मा पे हाथ रखता है जब कहता है मैं बीजेपी को वोट दूंगा। और जिस तरह का वातावरण उत्तर प्रदेश में था, जिस तरह का पूर्व की सरकारों ने लोगों को सरकार दी है, उस हालात को देख के हर आदमी कहता है कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। मंत्री जी का बड़ा दावा है कि यूपी में फिर बीजेपी रिपीट करेगी क्योंकि काम हुए हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जिस तरह से कोरोना की गाइडलाइंस हैं उसके लिए कि मंत्री जी ने संदेश भी दिया है और खासकर रोडवेज बस को सुरक्षित पूरी तरह से करने की तैयारी हो चुकी है। कैमरामैन जगदीश के साथ सुंदर सोलंकी, हर खबर के लिए फरीदाबाद से। और लगातार हम आपको खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल वक्त हो चला है सुर्खियों का। सीएम मनोहर लाल ने यमुनानगर के आदिबद्री क्षेत्र का किया दौरा। सरस्वती नदी पर बांध बनाने को लेकर हरियाणा और हिमाचल के सीएम करेंगे एमओयू साइन। किसानों को मिलेगा सिंचाई के लिए पानी। प्रदेश में आज से लागू हुआ निजी संस्थानों में 75% आरक्षण। 30,000 रुपए तक की नौकरी में मिलेगा आरक्षण। हरियाणा के युवाओं को मिलेगा फायदा। सिंघू बॉर्डर पर किसानों ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 21 जनवरी को धरना प्रदर्शन की दी चेतावनी। कहा मांग पूरी न होने पर शुरू होगा मिशन यूपी। 1 फरवरी को संयुक्त किसान मोर्चा करेगा बड़ा फैसला। स्कूली बच्चों को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। वैक्सीनेशन के बाद 15 से 18 साल के बच्चों को मिलेगी स्कूल में एंट्री। सरकार ने की अभिभावकों से बच्चों के वैक्सीनेशन की अपील। पंजाब चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की पहली लिस्ट। 86 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। सीएम चन्नी चमकौर साहिब, नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर पूर्व और मोगा से सोनू सूद की बहन लड़ेंगी चुनाव। यूपी चुनाव के 2 चरणों के लिए बीजेपी ने जारी की लिस्ट। पहले चरण में 58 से 57 और दूसरे चरण में 55 में 48 सीटों पर प्रत्याशी घोषित। सीएम योगी गोरखपुर से लड़ेंगे चुनाव। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कोरोना को दी मात। ट्वीट कर दी जानकारी। हाल ही में लक्षण दिखने पर कोविड टेस्ट में पाए गए थे कोरोना पॉजिटिव। और 134 ए के तहत दाखिल न देने पर 100 स्कूलों को नोटिस जारी किया गया। जिला शिक्षा अधिकारी ने जारी किया नोटिस। सभी मांगे पूरी होने पर भी निजी स्कूल कर रहे हैं मनमानी। जैसे जैसे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज होती जा रही हैं। सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। यूपी और उत्तराखंड चुनाव को लेकर के हर खबर के चैनल हेड सुंदर सोलंकी ने हरियाणा के पूर्व मंत्री और उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले के प्रभारी विपुल गोयल से खास बातचीत की है। दिखा देते हैं आपको। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और हरियाणा में पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल बड़ी जिम्मेवारी उधम सिंह जिले के प्रभारी भी, चुनाव प्रभारी भी बनाए गए हैं। सर, लगातार जो बात हो रही है अब, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है और खासकर अगर यूपी की बात करें तो वहां तो बीजेपी में भगदड़ मची हुई है। जीतेंगे कैसे आप? देखिए, ये एक चुनावी पर्व है। आप 2-3 पिछले चुनावों का विश्लेषण करेंगे तो ऐसा होता है हमेशा कि लोगों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा परिवार है। 403 सीटें वहां पर, जिसमें से 325 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाने जा रही है। और जो लोग ये छोड़कर जा रहे हैं, इनमें कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी थी। अपनी टिकट को लेकर इनसिक्योरिटी थी, धरातल पर अपनी परफॉर्मेंस को लेकर इनसिक्योरिटी थी। तो ये सब लोग इनसिक्योर लोग थे। ऐसा कुछ नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग छोड़ कर जा रहे हैं। ये इनसिक्योर लोग थे जो वहां जा रहे हैं। इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बहुत सारे लोग आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर, चाहे कांग्रेस के लोग हों, चाहे अन्य दलों के जो लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर ज्वाइन भी कर रहे हैं। कितने सारे पूर्व विधायकों ने अभी ज्वाइन भी किया है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, चुनाव के अंदर चलता रहता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने माननीय योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा काम, राम मंदिर हो, चाहे काशी विश्वनाथ हो, और जो अमूलचूल डेवलपमेंट पूरा शुरू से लेकर आखिर तक करने का काम। और सबसे बड़ी बात आज योगी जी के नेतृत्व में जो हुई है, लॉ एंड ऑर्डर जो उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश के अंदर जो व्यक्ति शाम ढलते ही या जाने से घबराता था, आज उत्तर प्रदेश का नागरिक हो, चाहे उत्तर प्रदेश जाने वाला व्यक्ति हो, आज अपने आप को सिक्योर महसूस करता है। ये आपने उत्तर प्रदेश की तो बात बता दी कि योगी जी ने मजबूती से काम किया है, लेकिन क्योंकि आप उत्तराखंड भी देख रहे हैं,
वहां स्थिति ऐसी नहीं, 3-3 मुख्यमंत्री बदल देते हैं। एक तो आप स्टेबिलिटी नहीं ला पाए, तो काम तो कहाँ, जनता में क्या संदेश दे पाए होंगे? ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कहा ना, ये किसी व्यक्ति पर चलने वाली पार्टी नहीं है, ये आइडियोलॉजी पर चलने वाली पार्टी है। और दूसरा, उसके अलावा व्यक्ति की बात करें तो पुष्कर सिंह धामी एक युवा नेतृत्व है और लोगों के अंदर बहुत ज्यादा उनको एक्सेप्टेबिलिटी है। और मैं तो उधम सिंह नगर में, खटीमा उन्हीं की विधानसभा है, मैं वहां पर देखता हूं उस पूरे जिले में उनको लेकर बहुत ज्यादा लोगों के अंदर जोश है। और युवा चेहरा देखकर सारा यूथ हो और चाहे छोटे बड़े सब लोग हों। और उस जिले के अंदर तो पहले भी 9 में से 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी, लेकिन अब की बार मैं समझता हूं कि 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी वहां से जीतेगी और पुष्कर सिंह धामी दोबारा वहां पर भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बनेंगे। दावा क्यों कर रहे हैं ऐसा कि आप, क्योंकि जिस तरह के हालात रहे, अब सभी ने देखा, पूरे देश ने देखा, जैसे हालात, चाहे वो आपके आपसी मतभेद हों आप ही के नेताओं में, तो ऐसे में कहाँ जनता कैसे भरोसा करेगी? एक बड़ा परिवार है, एक बड़ी एक संगठन है भारतीय जनता पार्टी। ये बातें होती रहती है, लेकिन मैंने कहा आज प्रेजेंट की जो हम बात करें, चाहे 3 साल 3.5 साल पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया, उसके अंदर देखिए अपना केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री जो धाम है उसकी डेवलपमेंट की बात ले लो, पूरे उत्तराखंड के अंदर रोड नेटवर्क की बात कर लो, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर लो, इतना बड़ा डेवलपमेंट की लकीर जो भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर खींची। और उसके साथ साथ आज पुष्कर सिंह धामी एक युवा चेहरा, युवा नेतृत्व उत्तराखंड को भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। तो मैं समझता हूँ बहुत सारी बातें कि अगर मैं उपलब्धियां गिनवाने लगूं तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, लेकिन आश्वस्त है। और दूसरा, अपोजिशन वहां पर अपोजिशन के अंदर कोई लीडरशिप की कमी है। हरीश रावत जी आज आप देखते हैं उनकी पार्टी उनके साथ नहीं है, उन्हें अपने आप कहना पड़ रहा है कि मैं मुख्यमंत्री का चेहरा हूं। तो इसलिए बहुत सारा उनके अंदर वहां जो अपोजिशन भी वहां पर किसी तरीके का कोई अपनी प्रेजेंस मुझे लगता है दर्ज नहीं करा पा रही है और भारतीय जनता पार्टी दोबारा कमल खिलाएगी। पंजाब में तो आपको कैंडिडेट नहीं मिल रहे, खुद आपको कैप्टन का साथ लेना पड़ा, उनसे पार्टी छुड़वानी पड़ी, वहां स्थिति बहुत गंभीर है बीजेपी की। देखिए, आप ये कह रहे हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी को कैंडिडेट नहीं मिल रहे, कैप्टन को लेना पड़ रहा है। आपने देखा कि अभी जो हमारा फैसला हुआ है उसका परसेंटेज ऑफ टिकट्स, कितनी सीटें किसे मिलेंगी, कितने, भारतीय जनता पार्टी फिर भी वहां पर बहुमत पर अपनी जो पार्टी है और सबसे ज्यादा सीटें उस पूरे के पूरे गठजोड़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पास है। और आने वाले समय के अंदर जो आप देखेंगे, चाहे कांग्रेस की बात हो चाहे अन्य दलों की बात हो, उनकी स्थिति क्या होगी आप आगे आगे देखिए कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से वहां पर अपनी उपस्थिति के साथ साथ पूर्ण बहुमत से की ओर अपने संगठन को लेकर किस तरह चलती है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता दावा कर रहे हैं कि उत्तर भारत के 3 राज्य हैं, इन पर बीजेपी फिर जीत दर्ज करेगी। ये चीजें एक चुनाव का हिस्सा है, दलों से नेता आते हैं और जाते हैं। कैमरामैन जगदीश के साथ सुंदर सोलंकी, हर खबर के लिए फरीदाबाद से। मेरा गांव मेरा देश में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।